एवरीवन वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ब्लैक डायमंड। तो आज मैं डिप्लरिंग के बारे में आपसे बात करने वाला हूं। उससे पहले अगर आप WCL की तैयारी कर रहे हैं, WCL माइनिंग सरदार की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि इसमें बहुत से वीडियोज़ आने वाले हैं रिलेटेड वैकेंसी और टेक्निकल पोर्शन ही आएंगे। नॉन टेक्निकल का शायद अभी चांसेस कम है। तो डिप्लरिंग के बारे में मैं आपसे बात करता हूँ। तो हिंदी में डिप्लरिंग को बोलते हैं चांदनी करना। तो जैसा कि आपको पता होगा, अंडरग्राउंड माइन मेथड बेसिकली ब्रॉडली अगर बात करें तो दो टाइप के होते हैं, बोर्ड एंड पिलर एंड लॉन्ग वॉल। बोर्ड एंड पिलर भी दो टाइप के होते हैं आपके, जिसको बोलते हैं डेवलपमेंट एंड डिप्लरिंग। ठीक है, हालांकि अंडरग्राउंड माइन मेथड में हम लोग एक और जो रूम एंड पिलर है उसको भी इंक्लूड करते हैं, उसके बारे में भी आपको बताएंगे, डोंट वरी। फिलहाल अभी डिप्लरिंग के बारे में बात करते हैं कि डिप्लरिंग आखिर होता क्या है। तो जब कभी भी पिलर को हम डेवलप कर लेते हैं, डेवलप कर लेने का मतलब देखिए ये रहा, इसको हम बोलते हैं डेवलपमेंट। ठीक है, तो इस टाइप का जब हम डेवलपमेंट कर लेते हैं पिलर को, इस टाइप से बड़ा बड़ा पिलर काटते हुए, इस टाइप से पिलर काटते हुए, पिलर नॉर्मली या तो स्क्वायर में रहेगा या रेक्टेंगल में रहेगा। आप वीडियो को पॉज कीजिए और आप हमको आंसर दीजिए कि सिर्फ और सिर्फ रेक्टेंगल में या स्क्वायर में ही हम क्यों रखते हैं पिलर को। हम गोल क्यों नहीं रख सकते? हम ऐसे करके सर्कल में क्यों नहीं रख सकते भाई साहब? हम ऐसे करके ट्रायंगुलर के शेप में क्यों नहीं रख सकते हैं? हम स्क्वायर और रेक्टेंगल में ही क्यों रखते हैं? पहले वीडियो को पॉज करके आप आंसर दीजिएगा। होप आप कोशिश किए होंगे कि हम पिलर को ऐसा ही क्यों रखते हैं। देखिए, इसका बेसिक सा रीज़न ये है कि सबसे पहले जब अगर हम उसको सर्कुलर रखेंगे तो बहुत ही अच्छे से वज़न लेगा, हर जगह पे वज़न लेगा और यूनिफॉर्म रहेगा थ्रू आउट। तो ये तो पहला रीज़न आपका है कि हम सर्कुलर रख सकते हैं। लेकिन दूसरा पोर्शन ये है, क्योंकि अगर आपने सर्वेइंग किया है या आप डिप्लोमा का स्टूडेंट है तो आप ट्रायंगुलेशन मेथड के बारे में पढ़े होंगे। ट्रायंगुलेशन मेथड में क्या होता है कि अगर किसी भी फील्ड का बड़ा सा जगह का एरिया निकालना होता है, ठीक है, तो उसको हम लोग क्या करते हैं, छोटा छोटा बहुत सारे ट्रायंगल में डिवाइड कर देते हैं और ट्रायंगल में डिवाइड करने के बाद एक एक का पर्टिकुलर ट्रायंगल का निकालते हुए हम लोग ऐड करते जाते हैं, जिससे हमको सुविधा होता है। मतलब एक तरह से कहा जाए तो माइन प्लान सेक्शन जब भी हम बनाते हैं तो हमको सुविधा होता है, जिसके कारण हम लोग इसको स्क्वायर या रेक्टेंगुलर रखते हैं। पहला कारण। दूसरा ये है कि अगर मान लीजिए हम ऐसे करके करते हुए काम कराएं, ऐसे करते हुए काम करें, तो जब हवा जाएगा, मतलब जब हवा जाएगा, इसका सही से कॉर्सिंग और स्प्लिटिंग नहीं हो पाएगा। कॉर्सिंग और स्प्लिटिंग का मतलब होता है कि कॉर्सिंग मतलब एक जगह पहुंचा ना, स्प्लिटिंग मतलब उसको अलग अलग भाग में बांट देना। तो वो सही से बट नहीं पाएगा, कहीं पे ज़्यादा चला जाएगा, कहीं पे कम चला जाएगा, कहीं पे प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा, कहीं पे प्रेशर कम हो जाएगा। जहाँ पे हमको चाहिए होगा गैलरी में, जंक्शन में, वहाँ प्रेशर कम हो जाएगा। तो इसके कारण हम लोग वेंटिलेशन में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगा, जिसके लिए हम लोग पिलर को स्क्वायर में ही और रेक्टेंगल में ही रखते हैं। तो डेवलपमेंट जब हम कर चुके होते हैं, ये आपका डेवलपमेंट फेस है कि हम लोग ऐसे करते हुए बहुत सारा फेस कर लिए हैं, ऐसे करते हुए पिलर काट लिए हैं स्क्वायर में या रेक्टेंगल में। वो डेवलपमेंट कर लेने के बाद, यानी कि इस तरह से हम डेवलपमेंट किए, अलग पिलर को छोड़ते हुए आसपास में, पिलर मतलब कोलेट का सॉलिड ब्लॉक को छोड़ते हुए हम लोग आगे बढ़े ऐसा गैलरी चलाते हुए। तो उसके बाद हमको पिलर को काटना होता है। ठीक है, हम बाद में बात करेंगे कि आखिर कैसे पिलर को आप काटते हैं। फिलहाल ये जानिए कि पिलर को काटना होता है। इसको हम लोग काटते हैं, इसको काटते हैं, इसको काटते हैं, इस तरह से या तो आंशिक कुछ भाग काटेंगे या पूरा का पूरा हम काट सकते हैं। ठीक है, डिपेंड करता है स्टोइंग से कर रहे हैं हम केविंग से कर रहे हैं। तो पिलर को जब काटते हैं उसी को हम लोग बोलते हैं डीपिलरिंग। डीपिलरिंग मतलब पिलर को कम करना, दैट इज कॉल्ड डिप्लरिंग। तो डिप्लरिंग में हम लोग पिलर को काटते हैं। तो पिलर को काटने का भाई साहब, डिप्लरिंग करने के दो तरीके होते हैं, बाई केविंग और बाई स्टोइंग। जैसे कि आपको पता होगा, केविंग को खुली चांदनी मेथड बोलते हैं और स्टोइंग को हिंदी में भराठी मेथड बोलते हैं। और डिप्लरिंग की बात करें तो उसको सिर्फ हम लोग चांदनी बोलते हैं। ठीक है, तो केविंग मतलब खुली चांदनी और डिप्लरिंग मतलब चांदनी। ठीक है, अब बात करते हैं कि केविंग मेथड का अडॉप्ट करते हैं तो जब सब्सिडांस का हमको चांसेस हो, जहाँ पे हमको लगे कि सरफेस में इस टाइप का जैसे कैसे गड्ढा हो गया है ना, ऐसा गड्ढा हो जाए, या यहाँ पे जो धुआं निकल रहा है धनाधन, या इस टाइप का धुआं निकले, या इस टाइप का दरार आप बहुत जगह पे देखे होंगे, अगर देखे होंगे तो। ठीक है, अगर देखे होंगे तो इस टाइप का दरार आप देखे होंगे है ना। तो ये सब सब्सिडांस का असर होता है। ऐसा अगर सरफेस पे हो जाए तो आसपास का जो कॉलोनी है वो भी काफ़ी दिक्कत हो जाता है, उसको लिवलीहुड का टेंशन हो जाता है। बहुत बार झरिया और भौरा टाइप के एरियाज़ में आप सुने होंगे कि ज़मींदोज़ हो जाते हैं कई लोग। तो जहाँ पर भी कॉलोनी रहती है या सरफेस फीचर ऐसा होता है जिसको आप हटा नहीं सकते, उस जगह पे आप स्टोइंग करते हैं। और जहाँ पे आप आराम से कर सकते हैं, आपका ज़मीन है, आप खरीद के रखें, ऊपर में कोई नहीं बसा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, तो आप आराम से वहाँ पे केविंग कर सकते हैं। मतलब नीचे का पिलर काट लीजिए, छोड़ दीजिए,
माइंस गिरे ढहे उससे आपको मतलब नहीं है, सरफेस में कितनों सब्सिडेंस आए उससे आपको मतलब नहीं है, एक फेंसिंग करके हम लोग छोड़ देते हैं एरिया को। तो केविंग मेथड में हम लोग जहाँ पे गोफ एरिया बना के हम छोड़ सकते हैं उसको हम लोग बोलते हैं कि ये जो मेथड है इसको हम लोग केविंग मेथड में अडॉप्ट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि पत्थर टूटने पर उसका फेस करीबन 1.5 गुना हो जाता है। जब कभी भी पत्थर टूटने लगता है तो जिसका जो फेस होता है, ठीक है, वो करीबन 1.5 गुना हो जाता है, मतलब भारी हो जाता है। इसीलिए कुछ ऊंचाई तक गोफ का पत्थर भारी हो जाता है और फिर धीरे धीरे वो टूट टूट के गिरता है और वही गोफ का पत्थर भर जाता है, ठीक है। तो एक्चुअली केविंग मेथड में मेरा वो होता है, हम लोग उसको ऐसे ही छोड़ देते हैं, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं हम लोग कि सब्सिडेंस आखिर क्या होता है। आप सब्सिडेंस के बारे में सुन रहे हैं, तो सब्सिडेंस आखिर क्या होता है। तो देखिए, सब्सिडेंस का मतलब होता है कि जब हम केविंग तरीके से डिप्लरिंग कर रहे हैं तो सरफेस पे जो ज़मीन है वो धंसने लगता है, क्रैक आने लगता है। जैसे कि आपको हम यहाँ पे फोटो दिखाएं, बड़ा सा गड्ढा हो गया है, ठीक है। यहाँ पे आप देख रहे हैं बहुत सारा धुआं निकल रहा है ना। यहाँ पे आप देख रहे हैं क्रैक आ गया। सभी का सभी सब्सिडेंस है। सब्सिडेंस जो है वो बेसिकली 3 फैक्टर पे डिपेंड करता है, ठीक है। सीम का मोटाई पे डिपेंड करता है, सरफेस से कितना गहरा है, जिस जगह पे आप डिप्लरिंग कर रहे हैं वो सरफेस से कितना गहरा है। अगर बहुत गहरा है 600-700 मीटर है तो फ़र्क नहीं पड़ेगा भाई साहब, है ना। कितनों गोफिंग कीजिए, ऊपर आते आते दब जाएगा। 3 से 4 साल लगता है, 3 से 4 साल में आपको पता भी नहीं चलेगा कि गोफ कहाँ पे था, ठीक है। इसके बाद तीसरा पॉइंट जो होता है वो होता है डिप्लरिंग पैनल का साइज पे। तो क्वेश्चन अगर आपसे मान लीजिए ऐसा पूछेगा कि सब्सिडेंस इनमें से कौन से फैक्टर पे डिपेंड नहीं करता है, सीम की मोटाई, उसकी सरफेस से गहराई, डिप्लरिंग पैनल के साइज, उसके बाद चौथा नंबर पे रहेगा पिलर का साइज। तो आपको पिलर का साइज टिक करना है, ठीक है। तो ऐसा करके आप अपने हिसाब से आंसर दे सकते हैं। फिर बात करते हैं डिप्लरिंग स्टार्ट करने से पहले, ये जो आप देख रहे हैं कि फेंसिंग किया हुआ है, इसी तरह से जो भी एरिया आपको लगता है कि यहाँ पे फेंसिंग का खतरा हो सकता है, यहाँ पे सब्सिडेंस हो सकता है, यहाँ पे धरती धंस जाएगा। अगर मान लीजिए नीचे हम कोड़ेंगे, नीचे अगर कोयला निकालेंगे तो ऊपर का धरती धंस जाएगा, फट जाएगा इस जगह पे उस जगह पे, लेकिन मेरा ही ज़मीन है। फिर भी पूरा का पूरा पर्टिकुलर एरिया को हमको फेंसिंग करना होता है। अब प्रैक्टिकली ये कितना होता है ये अलग बात है, बट नियम ये है कि फेंसिंग आपको करना होता है, घेर देना होता है जहाँ तक आपको संभावना है सब्सिडेंस का, ठीक है। तो ये था आपका डिप्लरिंग मेथड। देन आप बात करते हैं स्टोइंग बाय केविंग मेथड, ठीक है। वो था आपका केविंग मेथड। आप बात करते हैं स्टोइंग मेथड। तो स्टोइंग मेथड में क्या करते हैं, जितना पिलर काटेंगे उस पिलर में हम लोग बालू भर देंगे। जैसे आपको एक एग्जाम्पल के लिए पूछ रहे हैं, ये मान लीजिए एक पिलर है, ठीक है। इस पिलर में आप ये जो पोर्शन है, ये जो आप पोर्शन है जिसको हम पीला से क्रॉस कर रहे हैं, कट कर रहे हैं, मान लीजिए ये वाला पोर्शन को आप काट लिए, आप यहाँ का पोर्शन को काट के निकाल लिए। तो आप हमको बताइए कि जो पीला वाला पोर्शन है इसमें आप स्टोइंग करेंगे, इस जगह को भरेंगे, या जो साइड वाला पोर्शन है इसको भरेंगे। टेक्निकल वर्ड पे मत जाइएगा कि नहीं ऐसे कैसे काट लिया, ऐसे पिलर थोड़ी कटता है, रीप छोड़ना पड़ता है वगैरह, उसके बारे में बात नहीं करें। कॉन्सेप्ट पूछ रहे हैं कि जहाँ से कोयला आप काटे हैं किसी पिलर का, उस जगह पे पर्टिकुलर स्टोइंग करेंगे, या फिर पूरा का पूरा गैलरी वैलरी माइंस में जितना खाली जगह सब भरते जाएंगे बालू से, ठीक है। आप हमको ये बताइएगा। तो इसका आंसर सही आप सोच रहे होंगे कि जहाँ का पिलर हम काटेंगे, जितना पिलर काटेंगे, जितना पोर्शन काटेंगे, बस हमको उतना ही स्टोइंग करना होता है। कुछ स्पेशल कंडीशन में हमको थोड़ा सा उसमें बढ़ोतरी करना होता है, बट नॉर्मली हम लोग उसी जगह पे जितना कोयला काटे हैं उसी जगह का हम लोग स्टोइंग करते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं फ़ायदा क्या है। अगर केविंग मेथड से हम अडॉप्ट कर रहे हैं तो फ़ायदा क्या है। तो सबसे पहले तो बात है कि भैया केविंग का जो तरीका है वो आसान होता है। मतलब पिलर काटिए या छोड़ दीजिए, माइंस तेलंडी में जाए आपको मतलब नहीं है, ठीक है, क्योंकि सरफेस आपका खरीदा हुआ, आपका ज़मीन है, आपको दिक्कत नहीं है, कंपनी का ज़मीन है ना। इसके बाद है कि स्टोइंग का खर्चा बचता है। आप सोचिएगा कि स्टोइंग में कितना खर्चा, इतना बड़ा कंपनी है तो कितना खर्चा होगा। तो देखिए झारखंड में जो अभी बालू का रेट है, ठीक है, सैंड का जो रेट है वो करीबन हमको लगता है 3000 रुपया अभी ट्रैक्टर चल रहा है, ठीक है। एक पर्टिकुलर अगर पैनल को भरा जाए तो करीबन 6 लाख रुपया खर्चा बैठता है, ठीक है। एक पर्टिकुलर पैनल को भरने में 6 लाख रुपया के आसपास का खर्चा बैठता है। अब 5 लाख से 6 लाख रुपया अगर एक पैनल में खर्चा करे कंपनी, तो कंपनी कमाएगा क्या। तो उससे अच्छा है कि डेवलपमेंट करके छोड़ देगा, नहीं खरीदेगा सरफेस को। सरफेस में एक तो ज़मीन खरीदिए, सरफेस खाली करके रखिए, उसके बाद ये सब कीजिए, और इतना झमेला, इतना काम, खर्चा। तो इसी के लिए चाहता है कि केविंग मेथड हम करें। केविंग मेथड में बालू वालू कुछ भरना नहीं पड़ेगा, हमको झंझट है नहीं, हम कोडे खोद खाद के छोड़ दिए, आप बाकी हमको मतलब नहीं है, ठीक है।
इसके बाद पहले तो बोला गया है कि ज़मीन खाली कराई जा सकती है, विशेष सानी के दबने से केविंग तरीका ही अपनाया जाता है। बालू भी बहुत जगह पे नहीं मिलता है, ठीक है, बहुत सारा ऐसा जगह है जहाँ पे बालू नहीं मिलता है, जैसे गुजरात तरफ जो माइंस है ना, वहाँ अगर अंडरग्राउंड चलाया जाए तो स्टोइंग मेथड से चल नहीं सकता, वहाँ बालू नहीं है, वहाँ फिर जो सांबर झील है राजस्थान तरफ, वहाँ से मंगाना पड़ेगा कुछ। तो डिसएडवांटेज भी इसका कुछ है। फ़ायदा तो यही है कि खर्चा बचेगा, झमेला नहीं करना पड़ेगा, प्लान वलान उतना बढ़ाना नहीं पड़ेगा, सरफेस सर्वेइंग कराना नहीं पड़ेगा। लेकिन डिसएडवांटेज भी कुछ ना कुछ है। डिसएडवांटेज ये है कि सरफेस में जितना भी क्रैक पड़ने वाला ज़मीन है, ठीक है, जो भी ज़मीन होता है वो क्रैक पड़ने के बाद धंस जाता है, ज़मीन बर्बाद हो जाता है, फिर एक लंबा टाइम तक उस पर घर दोबारा आप नहीं बना सकते, ठीक है। तो बेसिकली क्या होता है, माइंस बंद हो जाता है तो लोकल बस्ती वाले सोचते हैं कि यार अब तो माइंस बंद हो गया, अब हमको खतरा है नहीं, और आसपास में जो अपना झुग्गी झोपड़ी है वो हमेशा रखते हैं। और अचानक से किसी दिन ऐसा दुर्घटना हो जाता है कि ऐसा खाई जो स्क्रीन पे दिख रहा है ऐसा खाई दिखता है। कई बार आप सुने होंगे खतरा वाला ऐसा न्यूज़ सुने होंगे कि दम ज़मीन दोज हो गया, घर फट गया, घर में दरार आ गया, तो ये सब प्रॉब्लम हो जाता है। तो ये तो आपका डिसएडवांटेज है सबसे पहला। इसके बाद है कि ऊपर में नदी नाला पानी अगर कुछ भी ऐसा है तो वो पानी उसमें घुस जाएगा। जैसे अगर बात करते हैं यहाँ का, अगर मैं पर्टिकुलर बात करूँ तो यहाँ पे आप देखिएगा जितने भी गड्ढे हैं, जैसे यहाँ पे गड्ढा है, यहाँ पे गड्ढा है, यहाँ पे गड्ढा है, अभी पानी बह के आएगा कहीं से, तो इधर से बह के आएगा, इधर से बह के आएगा, चूँकि नीचा जगह है, और ये पानी यहाँ पे भरेगा। अगर मान लीजिए नीचे में कोई आदमी काम कर रहा था इसी पैनल के आसपास में, तो फिर वहाँ तक भी तो पानी जा सकता है ना, पार्टीशन है तोड़ के पार हो जाएगा, इनंडेशन का खतरा हो जाता है अंडरग्राउंड में। तो ये भी एक बड़ा दिक्कत वाला बात है, ठीक है। इसके बाद गोफ में छूटा हुआ जो कोयला है, ठीक है, गोफ में हम पूरी तो काट नहीं पा रहे हैं, पूरा अगर काट भी ले रहे हैं तो रिप तो छोड़ ही रहे हैं हम। तो रिप छोड़ने से क्या होता है, जो चूरा हुआ कोयला है वो आग लगा देता है ना। और आग लग गया एक बार भाई साहब, और आग लगने के बाद अगर सरफेस से सब्सिडाउंस हो गया तो देखिए यहाँ पे जो मंजर आपको दिख रहा है, पूरा बड़ा सा एरिया है और पूरा धुआं निकल रहा है, ठीक है, ये सब रियल तस्वीरें हैं। तो इस टाइप का भी माहौल हो सकता है ना। तो ऐसा अगर हो गया तो आसपास में अगर गाछ है, पेड़ है, पौधा है, बस्ती है, तो बहुत खतरा उमड़ जाता है। अमेजन वाला जो जंगल का आप कहानी सुने होंगे, इस टाइप का माहौल तो हो सकता है, चांसेस बनता है अगर आसपास में सूखा हुआ जंगल है तो, ठीक है। तो ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि यार इतना सारा डिसएडवांटेज हो जाता है। अब बात करते हैं स्टोइंग से हम लोग को क्या लाभ हानि है, ठीक है। तो स्टोइंग से पहला एडवांटेज तो यही है, घर मकान दुकान लन फन हमको नुकसान नहीं होता, ऊपर में कुछ भी रहे हमको मतलब नहीं है, ठीक है। इसके बाद ऊपर में अगर वर्किंग को है भी तो हमको खाली कराना नहीं है, ये तरीका अपना सकते हैं हम लोग। ऊपर में नदी है नाला है तब भी कोई दिक्कत नहीं है ना, क्योंकि दरार तो आने वाला है नहीं, दरार नहीं आएगा तो पानी नीचे आने का चांसेस कम हो जाता है, ठीक है। गैसी सिम अगर है तो इसमें हम लोग ये तरीके से काम कर सकते हैं स्टोइंग से। एयर ब्लास्ट से भी हमको बचाता है, ठीक है। देखो गैसी सिम में एक फ़ायदा स्टोइंग का ये होता है कि मान लीजिए आग लग गया है ना, तो आप लोग बहुत सारा स्टेशन देखे होंगे, रेलवे स्टेशन में एक लाल रंग का बाल्टी टांग के रखते हैं, उस पर फायर लिखा हुआ रहता है और उस पर बालू भरा हुआ रहता है, ठीक है। लेकिन आदमी उसमें थूक देता है पान खा के, वो अलग बात है। लेकिन एक्चुअली उसको इसलिए रखा जाता है क्योंकि अगर कहीं भी फायर हो जाता है तो बालू को तुरंत उसके ऊपर उछल दीजिए, फेंक दीजिए, है ना, ताकि आग पे काबू पाया जा सके। तो डिप्लरिंग बाय स्टोइंग मेथड में आग पे काबू पाने के लिए पहले अगर मान लीजिए यहाँ इतना बड़ा पैनल है, ठीक है, इतना बड़ा पैनल में फ़ोटो में देख के समझिए, आपको अच्छे समझ में आएगा। मान लीजिए एक बहुत बड़ा सा पैनल है, ये सारा जो आप देख रहे हैं ये पैनल है, ठीक है। यहाँ पे आप स्टोइंग कर रहे थे तो ये पिलर को आप काट के स्टोइंग किए। आग अगर इधर से बढ़ेगा तो बालू मिलेगा ना साहब उसको, तो बालू तो आग को रोक लेगा। तो इससे फ़ायदा ये है कि आग आगे बढ़ नहीं पाएगा, आग को वो रोक लेगा, क्वेंचिंग कर लेगा, है ना। तो ये भी एक बेनिफिट है डिप्लरिंग बाय स्टोइंग मेथड से। एयर ब्लास्ट से भी बचाता है ना। एयर ब्लास्ट क्या होता है वो तो खैर हम आगे बताएंगे कभी इन फ्यूचर। एयर ब्लास्ट मतलब जो ऊपर का सरफेस होता है अगर मजबूत है, टंगा हुआ रहता है बहुत दिनों तक, तो अचानक से गिरता है तो एयर का जो प्रेशर क्रिएट होता है उसी को बोलते हैं। इसमें डिसएडवांटेज क्या है स्टोइंग मेथड में, तो स्टोइंग मेथड में डिसएडवांटेज यही है, जो बालू का रेट आपको बताएं कि 3,000 रुपया ट्रैक्टर चल रहा है, कहीं पे 5,000 रुपया ट्रैक्टर चल रहा है, इतना सारा बालू मंगाइए, हाइड्रोलिक मशीन मंगाइए, बंकर लगाइए, लन फन, बहुत ज़्यादा खर्चा है, झमेला है, तो वो सब खर्चा करना पड़ता है, ठीक है। डिप्लरिंग करने में बहुत ज़्यादा खर्चा करना पड़ता है, टाइम भी बहुत ज़्यादा लगता है, आदमी भी बहुत ज़्यादा लगता है, प्रोडक्टिव काम करना पड़ता है ना। बंकर का व्यवस्था करो, बालू का व्यवस्था करो, पानी लाओ, ये लगाओ, वो लगाओ, बंकर लगाओ, ली रिकॉर्डर लाओ, वाटर रिकॉर्डर लाओ, तो झमेला हो जाता है बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो ये सब एक्चुअली में बहुत सारा फ़ायदा और घाटा दोनों है। डिप्लरिंग के बारे में मैंने आपको बताया, डिप्लरिंग बाय केविंग, डिप्लरिंग बाय स्टोइंग। केविंग के बारे में बताया कि केविंग कब अडॉप्ट करते हैं, केविंग से फ़ायदा क्या है, ठीक है, सब्सिडांस का जिक्र भी किया मैंने, और घाटा क्या है। इसके बाद
डिप्लेयरिंग बाय स्टोइंग का भी फ़ायदा और घाटा मैंने बताया। आप इसी वीडियो के लास्ट में कमेंट करके बताइएगा कि आपको स्पेशल टॉपिक एकेडमिक से बारे में बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है, WCL माइनिंग सरदार से वैकेंसी से रिलेटेड अगर कोई टॉपिक आपको चाहिए होगा तो आप कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। जिस भी कमेंट पे सबसे ज़्यादा लाइक आएगा मैं उस पर एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। तो जितने भी कमेंट आप देखेंगे जो भी आपको पसंद आता है उसको लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, टिल देन जय हिंद।